ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के.वी. प्रसाद और चर्चा का संचालन कर रहे हैं निखिल शुक्ला। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज विपणन सत्र 2023-24 के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़त को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए काफी कोशिशें जारी थी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया। के.वी. प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो फैसला सरकार ने लिया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी, ये बहुत जरूरी है। खरीफ और रबी जो हमारे यहाँ बुआई का टाइम होता है, उससे पहले ही सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर देती है, क्योंकि उसकी वजह से किसानों को ये अंदाजा लग जाता है कि आने वाले दिनों में जब उनकी फसल उगेगी तो उनको कितना उसमें से जो उनका खरीद का मूल्य मिलेगा। क्योंकि जिस तरह सब जानते हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार इस पे लोगों की चिंता जरी है कि कृषि जो है एक तरह से उसमें ज्यादा मुनाफा रहा नहीं। कृषक बहुत परेशान है और उसको जितनी लागत लगती है उससे कहीं जाया उसके मूल्य उसको मिलता नहीं है। तो इसलिए ये कई सालों से इस पे अलग अलग प्रयास किए गए हैं और इसलिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है न्यूनतम, उस पे कई चीजें जोड़ी जाती है। खासकर अब ये भी देखा जाता है कि किसान की लागत क्या है, और यहाँ तक की लागत में यह भी गिनते हैं कि घर में जो श्रमिक लगते हैं, घर की तरफ से जो इसमें मेहनत लगती है, उसको भी एक तरह से इकोनॉमिक फैक्टर में कन्वर्ट करके देखा जाता है। और सरकार का जो पूरा जैसे दारोमदार है जो किसानों की आय दुगनी हो, तो उस पहल ये तरीका है कि धीमे धीमे करके आप उस लक्ष्य की ओर पहुंचे। जी प्रसाद जी, हमने ये देखा कि सरकार फसल उत्पादकों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसलों में विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में 2023-24 के विपणन सत्र में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है, ताकि बढ़ावा दिया जा सके अलग अलग तरह की फसलों को उगाने का। निश्चित तौर पे हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि भारत में जो एक कृषि उत्पादक क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिल सके, लोग नए नए काम को कर सके, तो इससे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको भी काफी फायदा मिल सकता है। जी, लगातार प्रयास यही रहा है कि एक तो जो हमारा निर्भरता है खाद्यान्नों पे है, वो कृषक को उससे हटके भी आप अलग लेके जाए, क्योंकि भारत इतनी हमारी आबादी जितनी संख्या हमें मालूम है कि हमें काफी पैदावार करनी है कि हम अपने आत्मनिर्भर बने रहें इसमें, खासकर हमारे पास अपने खाद्यान्न हो। और सरकार का आपको जैसे मालूम है पिछले 2 साल से ज्यादा में इस पे लग रहा है कि मोटे अनाजों की तरफ भी लोगों का रुझान हो। और जैसे इस साल हम जानते हैं कि ये मिलेट्स के ऊपर काफी पूरा वो है, तो अगर आप देखें जिस तरह के हुआ है तो उसमें वो, और साथ में साथ दाल, क्योंकि दालों में काफी हद तक हमारी निर्भरता रहती है कि हम तो आयात करते हैं और उसके लिए काफी हमें पैसा खर्चना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं संतुलन बिठाने की कोशिश की जा रही है। और हाल फिलहाल में जो आंकड़े निकले हैं उसमें यही निकला है कि तूर और अरहर को छोड़ दें तो कई दालों में हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है और कई सारे उपज ज्यादा उपजाऊ हुए हैं, ताकि देश में जो हमारे यहाँ दालों की खपत है वो काफी मात्रा तक देश में ही उगा के हम अपने लोगों तक पहुंचाए। तो एक ये है। और तीसरा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू वो है जो तिलहन है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खाने के पदार्थ बनाने के लिए हम सब तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग जो है, चाहे वो मूंगफली का हो चाहे वो सनफ्लावर का हो, तो इसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि इस पे जाके और एक काम करे। अभी आपने जो आंकड़ों की बात कही है, तो अगर हम आंकड़ों का जिक्र करें तो धान की जो हमारे यहाँ खेती की जाती है, एक सामान्य धान उगाया जाता है, दूसरा ग्रेड ए का धान उगाया जाता है। तो ऐसे में 143 रुपए की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार प्रतिवर्ष इसमें बढ़ोतरी की जा रही है। अगर परसेंटेज के हिसाब से हम इसे आंकते हैं तो लगभग 50% का मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है। ये किस तरह की पहल है? जी, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ खाद्यान्न है भरपूर मात्रा में है और हम अपने आप को, हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको अपने स्वस्थ देखना चाहते हैं। जब से कोविड और उसका जो मार हुई है, सरकार लगातार ये कह रही है कि देखिए कितने 80 करोड़ लोगों को हम खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं ताकि उनको कोई समस्या ना हो, और ये चलती आया है काफी 2-2.5 साल से। तो हाँ, ऐसे में ये बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास ना ही अपना स्टॉक भी अच्छा रहे, ताकि कोई ऐसा आपत्ति ना आ जाए, कोई समस्या ना आ जाए कि कभी ना कभी आपको दिक्कत आए। तो ऐसे में भी तो ये दोनों चीजें चलती रहेगी लगातार। तो इसमें बहुत जरूरी है कि खाद्यान्न का में सुरक्षित रहें। हम अपने देश को जैसे कहते हैं
जो पूरा होता है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो बात होती है, तो वो सिक्योरिटी में सब कुछ आ जाता है, जिसमें खाद्य सुरक्षा भी उसमें एक बहुत अहम चीज है। और ऐसे में चाहे आपने कहा पैडी जो सामान्य और जो ग्रेड ए है उसके हिसाब से दिया जाता है, लेकिन कीमतों में उसी हिसाब से दिया जाएगा जिस तरह से खपत भी होती है और जिस तरह से उपजाऊ जो हमारे खेतों से निकल के आते हैं। प्रसाद जी, मैं आपका ध्यान कपास की तरफ ले जाना चाहूंगा। कपास के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ज्यादा नहीं, बहुत कुछ समय पहले या कुछ वर्षों के पहले तक कपास की जो खेती लोग करते थे उनकी स्थिति ऐसा माना जाता था कि बहुत बेहतर नहीं है हमारे देश में, लेकिन वर्तमान सरकार ने तमाम ऐसी कोशिशें की, तमाम ऐसे प्रयास किए जिससे कि उनकी स्थिति में सुधार हो और मध्यम रेशे वाला कपास हो या फिर लंबे रेशे वाला कपास हो, दोनों को ही बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें की हैं। और आज जो बढ़त हमने देखने को हमें मिल रही है, ये लगभग 540 रुपए और 640 रुपए की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। ये भी एक अच्छा प्रतिशत हमको दर्शाता है कि इस दिशा में हम लगातार बेहतर कोशिश कर रहे हैं। जी, कपास की खपत है और खास इलाकों में इसको उगाया जाता है। और कई बारी समस्या कपास के जो हमारे कृषक हैं उनको एक समस्या आती थी, वहां पे कीड़ा लग जाता था और उसके लिए भी अलग किस्म से उसके ऊपर पूरा अनुसंधान हुआ और वैज्ञानिकों ने अलग खोज की कि ताकि ये कीड़ा का समस्या खत्म हो। तो ये कृषक के साथ एक बड़ी समस्या है कि जिस तरह की कीटनाशक भी इस्तेमाल करना पड़ता है, कई और जैसे ये सब गिनती में आते हैं जब आप उपज का लगाते हैं, मूल कितना लगता है। एक चीज और है, आप ध्यान रखिए कि ये जो कपास है हमारे काफी हद तक बुनकरों के कपड़ों में तब्दील होता है और इस वक्त विश्व में अगर आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं अपैरल में, जिसे कहते हैं कपड़ों में, तो आपके पड़ोसी देश है, चाहे वो बांग्लादेश हो, आसपास के हो, वहां से भी हमको एक प्रतिस्पर्धा मिलती है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि हमारे देश में जो कपास की खेती हो रही हो वो अच्छी हो और ताकि कपास उगाने वालों को भी ये समस्या का समाधान मिले और वो उनकी उपज जो है उनको ठीक ढंग से बाजार में उतरे। जी प्रसाद जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विपणन सत्र 2023-24 के दौरान खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि किसानों को उचित पारिश्रमिक मूल्य उपलब्ध कराने के लिए घोषित किया गया है और इसकी शुरुआत की गई थी 2018-19 के केंद्रीय बजट में, जब अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने की घोषणा की गई थी। यानी बहुत ही कम समय में, सिर्फ 3 से 4 वर्ष के अंतराल में ही इस तरह की घोषणाएं हो रही है। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो वादा किया है किसानों के साथ में उसे पूरा किया जाए। मानते हैं इस बात को? जी, ये जैसे का निरंतर प्रयास है, क्योंकि जब तक हमारा कृषक जो कि न सिर्फ पूरे देश के लोगों के लिए अन्न पैदा करके खाद्यान्न देता है, तिलहन और दलहन की खेती करता है, वो हमको सब पर खुशहाल देखते हैं। एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ वो खुद भी खुशहाल हो, खुद वो आगे बढ़े और इसीलिए सरकार की तरफ से लगातार जो प्रयास है वो इसी दिशा में है, ताकि कृषक की पूरी जिम्मेदारी हो। कृषक अपने जिम्मेदारी से काम करते हैं तो उनको भी अपने परिवार का व्यापन करने के लिए मूलभूत सुविधाओं के अलावा और भी चीजें जो चाहिए होती है सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है और एक एमएसपी जो है एक उसमें एक बहुत बड़ा साधन होता है। प्रसाद जी, भी आपने कुछ देर पहले मोटे अनाज का जिक्र किया था, तो मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो भारत में मोटे अनाज को इस वर्ष बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी 2023 को घोषित किया गया है और एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। बाजरे की अगर हम बात करें तो 150 रुपए, रागी 268 रुपए, वहीं मक्का 128 रुपए की बढ़ोतरी की गई और ज्वार में भी लगभग 210 रुपए से 235 रुपए तक की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। तो ये इस दिशा में भी काम किया जा रहा है कि हम सिर्फ मोटा अनाज खाने के लिए ही प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में उगाने को ही प्रोत्साहित करने, ताकि इसको देश के अलावा विदेशों में भी भेजा जा सके, इनका निर्यात भी किया जा सके, जिससे कि भारत को और भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं और क्योंकि भारत का ही पहल है और इस साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं मोटे अनाज का और कई सारे व्यंजनों की बात कर रहे हैं, अलग अलग जो में नुमाइश लगे हैं, विदेशों में जाके भी प्रोत्साहन किया जा रहा है कि मोटे अनाज का खपत हो, क्योंकि इसमें एक फायदा और भी है। पर्यावरण की दृष्टि से बताते हैं कि इसमें चूंकि कम पानी लगता है और जैसे हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और साथ ही साथ हमारे यहाँ पानी की विकट समस्या है, कई इलाकों में पानी की पहुंचा है। हमारा जो कृषक है सिर्फ बरसात पर निर्भर रहते थे, अब उस परिस्थिति को बदलने की भी तैयारी है। तो साथ ही साथ ये मोटे अनाज की उगाई करेंगे, एक तो आपने जिससे बात कही कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार नया खोलें तो इसमें हम निर्यात कर पाएंगे, उसके अलावा खपत देश में भी बढ़ाएं और विदेश में भी इसका प्रोत्साहन करें
प्रसाद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें कई अहम मुद्दे और एक बड़ा निर्णय ये भी लिया गया कि दिग्गज जो हमारी टेलीकॉम कंपनी रही है BSNL, उसको 89,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई है और ये जो रकम होगी इसका इस्तेमाल BSNL की 4G और 5G सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। एक रणनीतिक महत्व भी इसका अपना होता है कि सरकार की एक PSU या टेलीकॉम कंपनी में इस तरह की चीजों को लाया जाए। इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये हमारा चूंकि राष्ट्रीय संपत्ति है भारतीय संचार निगम और MTNL की, जो पहले MTNL होता था शहरों में, मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, और BSNL तमाम सारे भारत में, पूरे भारतवर्ष में टेलीकॉम सर्विसेज सेवाएं देती। अब जिस तरह से विस्तार हुआ है, तेजी से विस्तार हुआ है, तो पिछले कुछ सालों से ये आंकड़े हैं, दिखाते हैं कि हमारे जो ये सरकारी उपक्रम है BSNL, MTNL, इनका जो है मार्केट में लगातार इनका जो पैठ है वो कम होती आ रही है। उसके पीछे कई अलग अलग वजह होती है। एक उनमें जो माना जाता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, तो टेक्नोलॉजी में जब तक आप बिल्कुल न्यूनतम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो लोग आप पीछे बिछड़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में जो हमारे ये सार्वजनिक उपक्रम है, इसको अगर प्रतिस्पर्धा में रहना है और अपने आप को की स्वायत्तता भी बनी रहे और साथ में प्रासंगिकता रहे ताकि टेक्नोलॉजिकली वो रहे, तो ऐसे में सरकार ने जिस तरह का फैसला लिया है, ये जरूरी है इसको बनाए रखना, क्योंकि आज भी इनके पास खासकर ग्रामीण इलाके में भारतीय संचार निगम का काफी जिसे कहते हैं विस्तार हो चुका था पहले ही, तो उनके पास जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहा है, तो ऐसे में उनके लिए आसानी हो सकता है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो वित्तीय परिसंपत्तियों के साथ साथ जो इस तरह की स्थायी परिसंपत्तियां भी BSNL के पास रही हैं, नो डाउट उनका फायदा बड़े स्तर पे उठाया जा सकता है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, और खास तौर पे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर इनका काफी लाभ हमें मिल सकता है। जब हम भारत के अलग प्रांतों में जाते हैं जहां पे जाल नहीं बिछा हुआ, खासकर जो हमारे प्राइवेट सेक्टर वालों का, क्योंकि उनका सोच अलग होती है, तो हमारे जो सरकारी उपक्रम है मुनाफे के अलावा, मुनाफा तो इतना ही चाहते हैं कि उपक्रम जो है सुचारू रूप से चलता रहे, और इसमें एक समाज के लिए सेवा का भी भाव होता है। और जबकि पूरे देश में एक व्यापक तौर से पिछले 6-8 साल से डिजिटल इंडिया की बात जो हो रही है, ताकि हम डिजिटल इंडिया, तो उसमें ये बहुत जरूरी है सीमलेस कनेक्टिविटी, इंटरनेट हो या वेब की कनेक्टिविटी हो। ऐसे में 4G और 5G अगर BSNL पहुंचाए और प्रतिस्पर्धा भी होगा साथ ही साथ, तो लोगों को और ग्राहकों को फायदा जरूर पहुंचेगा। केवी प्रसाद जी, आज कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है मेट्रो के लिए, खासतौर पे हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी को जोड़ने के लिए काफी समय से एक जरूरत महसूस की जा रही थी। उसी दिशा में फैसला लेते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय आज ले लिया गया है। इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं कि इसका फायदा आगे चल करके हमें किस तरह से मिल सकता है? देखिए, जिस तरह तेजी से हमारे यहाँ शहरीकरण हो रहा है, और जैसे गुड़गांव की जिससे आपने बात की, खासकर ये हमारे नेशनल कैपिटल रीजन NCR दिल्ली में गिना जाता है, जिस तरह से तेजी से विस्तार हो रहा है कनेक्टिविटी का, और ये बहुत जरूरी है कि आम लोगों के लिए सुविधा हो। एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो इंटरकनेक्टिविटी, आप और मैं काम करते हैं गुड़गांव में, फरीदाबाद में या गाजियाबाद में या नोएडा में, या विपरीत में जो लोग इन शहरों में रहते हैं वो दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए। इसी तरह दूर दराज से भी आते, चाहे मेरठ से आते थे या उधर से अलवर या राजस्थान की तरफ से। तो ऐसे में विस्तार हो ताकि एक तो पर्यावरण की दृष्टि से भी प्रदूषण कमी हो, क्योंकि वाहनों का आवाजावन कम होगा। उस गुड़गांव के अंदर भी बहुत जरूरी है कि जिस तरह की सुविधा तेजी से विकास हुआ है गुड़गांव का, भी एक साइबर सिटी का विस्तार किया गया, और गुड़गांव अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय जो कई सारी कंपनियां हैं उन्होंने गुड़गांव को अपना हब बनाया है, वहां पे जाकर उनके कंपनियां खुली हैं और या कुछ उनके लोग रहते हैं। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि वहां पे एक अच्छा सुचारू बहुत बढ़िया सा हमारे पास जो साधन हो जो कि लोकल एरिया को भी जोड़े, और साथ ही साथ दिल्ली से जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी तरह से बढ़े। और आज अगर हम देखें तो शायद दिल्ली मेट्रो 4थे फेज या 5वें फेज में जाकर इस तरह के स्थिति में पहुंचेगा। और अगर इनसे NCR रीजन में देखें तो इधर गुड़गांव की तरफ पहल हो रही है, और जैसे आपने कहा कि काफी सालों से इस पर बातचीत हो रही थी, तो आज सरकार ने ये स्वीकृति दी है। केवी प्रसाद जी, हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद, और चर्चा का संचालन कर रहे थे निखिल शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है
AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।